Hello everyone. The next sociological thinker that we have to see after Karl Marx, Emile Durkheim and Max Weber is Robert King Merton. रॉबर्ट किंग मर्टन की तीन थियरीज हमको देखनी है। पहली है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, फिर है कन्फॉर्मिटी एंड डिविएंस, फिर है रेफरेंस ग्रुप। इतना इजी है ना, इतना इजी है, मैं तो चैलेंज करता हूँ भाई, भूल के दिखाओ। इतने इजी हैं इनके थियरीज, ठीक है। बट बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सम पर्सपेक्टिव अबाउट मर्टन, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू राइट विद ग्रेटर डेप्थ। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, मेरे साथ पढ़ोगे, फिर खुद पढ़ोगे, कहीं से रिवाइज करोगे, तो और डेप्थ आती जाएगी। तो मैं तुम्हें एक लेवल और नीचे लेकर चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोशियोलॉजी में अभी तक क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे पास है दरखाइम, है ना, एक तरफ हमारे पास है दरखाइम और दूसरी तरफ खड़े हुए हैं वेबर। दरखाइम कहता है कि सोशियोलॉजी को मैक्रो लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। दरखाइम कहता है सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ो ऊपर ऊपर से। वेबर कहता है नहीं, हमको इंडिविजुअल को पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं कि ये कहता है कि माइक्रो लेवल पर जो इंस्टीट्यूट माइक्रो लेवल पे सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहिए। अब इन दोनों का डिबेट हो रहा है और ये सारे के सारे यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट हैं या जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पर क्या होगा, नया स्कूल खड़ा होगा जो कि होगा यूएसए में जिसको कोलंबिया स्कूल कहते हैं। ये जो मर्टन है ये इसी स्कूल से आता है। मर्टन कहता है व्हाई नॉट यूज बोथ एंड हैव अ मिडल रेंज थियरी, MRT, मिडल रेंज थियरी। मर्टन कहता है जो मैक्रो स्कूल के जो बेस्ट है और जो माइक्रो स्कूल के बेस्ट हैं, दोनों को लेके एक मिडल रेंज थियरी बनाता हूँ, है ना, कि मैं मिड रेंज में रहता हूँ। और उनकी पहली थियरी क्या थी, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। तो इसलिए आप देखोगे कि लेटेंट जो मर्टन की थियरीज है ना ही वो बहुत ज़्यादा विशाल बातें करेंगी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, मतलब एकदम वैसी एडवोकेटिंग नहीं हो जाएंगी, और ना ही माइक्रो लेवल पे कि इंडिविजुअल के अंदर नहीं घुसती जा रही हैं, और ना ही कुछ बहुत ऊपर से बता रही हैं। एकदम मतलब ऐसे जैसे हम किताब पढ़ते हैं एकदम, इसलिए इनकी थियरी में मज़ा आता है। कोई भी मतलब क्या कहते हैं मेटाफिजिकल बात नहीं होगी, एकदम लॉजिकल बात होगी। अब मर्टन की जो पहली थियरी है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, इतना ही आसान है भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी जर्नी से सिखा सकता हूँ। मान लो कि दिस इज यू, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, UPSC, ठीक है। अब तुम मैनिफेस्ट तो क्या करोगे कि भाई मेरा IAS हो जाए या IPS हो जाए या IFS हो जाए, ठीक है। तुम्हारा ये मैनिफेस्टेशन है, तुमने इसको मैनिफेस्ट करा है, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा आया ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, तुम्हारा आया ऑल इंडिया रैंक 1, तुम खुश हो गए, घर पे सारे टीवी न्यूज़पेपर सब लोग पहुंच गए, और तुमने इंटरव्यू दिया। अगले दिन सुबह उठ के तुम देखते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, है ना, मिलियन मिलियन में तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि तुम्हारे जो सोशल हैंडल थे वहाँ पे क्या हो गया, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए। अब भाई तुम अचंभे में हो, भाई मैंने ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा कि 10 लाख लोग मतलब मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आ जाएंगे। तो तुमने ये इंटेंड नहीं किया था ना, इट वाज दिस वाज अनइंटेंडेड, तुमने सोचा नहीं था कि ये होगा, बट दिस वाज इंटेंडेड, तुमने इसे मैनिफेस्ट किया था। तो मर्टन यही कहता है कि हर वो चीज़ें जो इंसान, जब इंसान एक सोशल एक्शन करता है समाज में, जो वो चीज़ों को इंटेंड करता है ना, जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो चाहता है कि हो, उसे वो मैनिफेस्ट फंक्शन कहता है। लेकिन वो कहता है कि हर एक्शन का एक लेटेंट फंक्शन भी होता है, कि उसके एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, जिसे वो कहता है लेटेंट फंक्शन, ठीक है। अब मर्टन ऑफ कोर्स UPSC तो मर्टन ने नहीं दिया, तो मर्टन ने इसको कैसे समझा। एक बार मर्टन घूमने गया था, कहाँ पे, एरिजोना में। एरिजोना भी अमेरिका में, तो मर्टन घूमने गया। मर्टन ने एरिजोना में एक ट्राइब को देखा जिसका नाम था हॉपी, हॉपी ट्राइब। हॉपी ट्राइब क्या करती थी, जब भी बारिश होती थी तो वो रेन गॉड्स को थैंक यू बोलने के लिए डांस करती थी। क्या करती थी, डांस करती थी। तो मर्टन कहता था ये जो डांस था, है ना, डांस था, ये बेसिकली हॉपी ट्राइब का जो रेन डांस था, यहाँ पे आप देख सकते हो। मर्टन कहता था यस दिस वाज इंटेंडेड, कि मतलब सारे मिलके बोलते थे सब आ जाओ अब भगवान को थैंक यू बोलना है और डांस करें। तो दिस वाज इंटेंडेड। लेकिन मर्टन कहता है इनके डांस करने की वजह से क्या हो रहा था, इनके बीच में हाई लेवल ऑफ सॉलिडारिटी थी, इनके बीच में हाई लेवल ऑफ कोहिजन था, ठीक है। तो मर्टन कहता है कि ये था इनके डांस करने का एक लेटेंट लेटेंट फंक्शन, ठीक है। समझ में आया, चलिए बढ़िया है। तो यही है बस बेसिकली मर्टन की थ्योरी, कि जैसे हमने UPSC से देखा, तो यहाँ पे ये लोग क्या, ये जो क्या कहते हैं मर्टन है, सेम चीज़ को हॉपी के जो हॉपी ट्राइब जो है अरिजोना की, उनके रेन डांस से दिखाता है। देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो ट्राइब्स वाले जो है वो नाच रहे हैं ना। तो वैसे करके बस यही है मर्टन की थियरी भाई, यही मर्टन की थियरी है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की। मर्टन के ऊपर कोई भी सवाल आएगा आपको यही लिखना है कि इस किताब में है, ठीक है। इस किताब में ऐसे लिखे हुए उन्होंने सारे के सारे, जहाँ से UPSC ने थियरीज उठाई हैं, सोशल थियरीज एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक ऐसे लिखा हुआ है, उसी में लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन को उन्होंने समझाया है।
इन द सेम वे यहाँ पर मतलब ऐसा होता है ना कि यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है कोई एस्पिरेंट अगर रीसेंट एग्जाम्पल दे। मैं आपको कारगिल विडोज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। कारगिल की वॉर होती है तो सरकार ये डिसाइड करती है कि जितनी भी कंपनसेशन होगी, राइट, जितनी भी कंपनसेशन होगी वो जो जवान शहीद हुआ है उनके माता पिता को नहीं दी जाएगी, वो किसको दी जाएगी, विडो को दी जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में उस समय भी रीमैरेज वीमैरेज तो होता था नहीं, तो विडो के पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी और उसको घर से नहीं निकालेंगे, मेन चीज़ तो वो थी। तो क्या हुआ, विडो को पेंशन गई। इसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था कि ये जो विडो है ना, इसके पास क्या होगा, इसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी। इसका लेटेंट फंक्शन क्या हुआ कि ये विडो की रीमैरेज हो गई किसके साथ, वो जो जवान शहीद हुआ उसी के भाई के साथ। ठीक है, उसी के भाई के साथ, जहाँ पे भी भाई था तो उस भाई से उस विडो की शादी हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस आए, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, लेटेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने निकाला है, ये देख लेना। ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल तो अपना है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। आप ये कहना कि मर्टन की इस थ्योरी में हम बात करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन की। ऐसा होता है ना कि भाई कहते हैं कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, लेकिन कोई चाहता थोड़ी है कांड करना, कांड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं अनइंटेंडेड डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि लेटेंट डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि हमको दिखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसको एमबीए लिख लेते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये कहता है कि जो फीमेल है, जो कि मतलब जो कि डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही है ना, उसे पेड लीव दी जाएगी, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी पेड लीव दी जाएगी। और ये पूरी की पूरी जो सैलरी होगी, ये सर मतलब जो कॉरपोरेट होगा वो देगा, और ये एक फीमेल को निकाल नहीं सकता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये पेड लीव दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो अच्छी बात है, तो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन तो अच्छा है ना, जो फीमेल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसको मिल गई है ना, और इसी के साथ साथ जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो भी रोक ली। लेकिन इसका लेटेंट डिसफंक्शन देखो, क्योंकि ठीक है ना, हमको डिसफंक्शन देखना है ना एक नया, कि मतलब कांड क्या हुआ। देखो नाम, देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये बता रहे हैं बेसिकली, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये भी तो समाज में बता रहा है ना कि ऐसी लीव सिर्फ माँ को मिलेंगी, बाप को नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो केयर वर्क है, जो केयर वर्क है वो किसकी जिम्मेदारी है, बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो सिर्फ माँ की होगी। बाप का काम होगा बाहर जाके मतलब बेसिकली ब्रेड लेके आए या फिर बाहर जाके कमाए, है ना। तो ये देख रहे हो कैसे पेट्रियार्कियल नोशन री इन्फोर्स हो गया बाय थ्रू एन एक्ट, है ना। तो ये चीज़ कि लेटेंट डिसफंक्शन भी है कि अब वो समाज में जो जो पेट्रियार्कियल एटीट्यूड था कि बच्चे की केयर सिर्फ माँ करेगी, वो री इन्फोर्स हो गया। तो ऐसे आप कह सकते हो कि डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना सिंपल था भाई। ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल, इट इज़ दैट सिंपल। मैं क्या करूँ, मैं और क्या बताऊँ, यही है भाई। हॉपी रेन डांस आप याद रखना, और मैनिफेस्ट एंड लेटेंट डिसफंक्शन याद रखना, हो गया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है कन्फॉर्मिटी एंड डिविएंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दाऊद का नाम सुना है, दाऊद इब्राहिम? ठीक है। आपने अफजल गुरु का नाम सुना है? क्या स्पेलिंग होगी इसकी, अफजल गुरु? ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, ये सारे के सारे देखा जाए तो टेररिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि और किसका एग्जांपल ले सकते हैं, किसी और का, हाँ चलो लॉरेंस बिश्नोई का एग्जांपल लेते हैं। वो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर अस। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना होगा। अब लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट है, या था, है ना। ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, एंड नेचुरली स्टूडेंट है तो उस आगे चल के क्या करेगा, ही विल डू अ जॉब और ही विल ओपन हिज ओन कंपनी, यही करेंगे, है ना। यही दो चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है। लेकिन इसने क्या करा, स्टूडेंट लाइफ में कुछ मतलब ऐसा हो गया, मान लीजिए कि इसको किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर इस ईगो पे आ गया, एंड देन ही रिटेलिएटेड, और फिर ये गन्स वंस इन्वॉल्व हो गई, एंड टुडे ही इज़ इन जेल, है ना। एंड नाउ ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, है ना, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल हु एज अ गैंग, जो कि पैन इंडिया या फिर इवन ग्लोबली, जिसके मतलब बहुत सारे यू कैन से कि नेक्सस हैं, एंड ही कैन बेसिकली मतलब वो धमकी देते हैं। काम सिंपल है कि धमकी दो, सामने वाला डरेगा, फिर उससे प्रोटेक्शन मनी ले लो, और ये सारा काम जेल से कर रहा है। ठीक है। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्या लॉरेंस बिश्नोई एक आइडियल सिटीजन ऑफ इंडिया है या आइडियल मेंबर ऑफ सोसाइटी है? आप कहोगे नहीं। लेकिन और लॉरेंस बिश्नोई अगर एक स्टूडेंट होता, जॉब करता, कंपनी में काम करता, सरकार को टैक्स देता, खुद पैसे कमाता, है ना, और शादी वादी करता, जो भी करता, तो हम कहते कि यस, ही वुड हैव बीन अ आइडियल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या हो गया, ही बिकेम अ डिविएंट। ठीक है, ही बिकेम अ डिविएंट। तो हु इज अ डिविएंट, है ना, हु इज अ डिविएंट?
डिविएंट इज अ पर्सन हु deviates from the norms and values of the society, and the people जो deviant नहीं होते उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं conformist। जैसे तुम हो भाई, अब तुमको मान लो कि तुमको रिस्पेक्ट चाहिए, तुमको फेम चाहिए, जो भी चाहिए, तुम्हारा जो भी इंटेंशन है, तुम उसके लिए आईएएस बन रहे हो, तो तुम क्या हो, तुम कन्फॉर्मिस्ट हो, है ना। तुम क्या हो, तुम कन्फॉर्मिस्ट हो कि तुम समाज के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो समाज के अंदर एक गोल्स होते हैं, सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल के पास एक गोल होता है। मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि समाज के अंदर क्या बहुत सारे पैसे होना अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी? तुम कहोगे बिल्कुल अच्छी बात होगी, आजकल तो मतलब जब तक जेब में पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि समाज में एक गोल है लोगों का कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। पर इनके मीन्स या तरीके, मीन्स जो हैं वो भी बहुत सारे, है ना, मीन्स बहुत सारे। मान लीजिए कि आप अपनी एक कंपनी खोलो, पैसे आ गए, आपने जॉब किया, पैसे आ गए। लॉरेंस बिश्नोई की तरह अगर आप किसी से प्रोटेक्शन मनी मांगते हो, नहीं तो मार दूंगा, तो वो भी एक तरीका है। ये दो तो ठीक थे, ये गलत था ना, ये तो गलत था। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि कंफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स हैं, जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स हैं, उनको परस्यू करेगा थ्रू सोशली एक्सेप्टेड मीन्स। समझ रहे हो? तो मर्टन ने ये कहा है कन्फॉर्मिटी में। और अगर आप गोल्स को बोल देते हो नहीं करने, या मीन्स को कह देते हो कि ये मीन्स मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या हो जाओगे, डिविएंट हो जाओगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया। मर्टन ये कहता है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब ऐसा होता है ना कि कुछ सोसाइटी में डिविएंट ज़्यादा होंगे, जैसे पाकिस्तान में देखो, है ना। पाकिस्तान में कोई भी इंसान तैयार है फटने के लिए कि भाई मेरी छाती पे बम लगाओ, मुझे इंडिया भेज दो, या फिर मुझे कहीं पे भी पाकिस्तान में लगा दो, मैं फट जाऊंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस सोसाइटी में क्या है, अनोमी है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा, अ सोसाइटी इन अनोमी प्रमोट्स डिवियंस। तो हमने डिवियंस का मतलब देखा था। डिवियंस का मतलब क्या होता है? डिवियंस का मतलब होता है कि आप जो सोशली एक्सेप्टेड मीन्स है ना, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो टू रीच द गोल्स। आप बेसिकली, आपको पैसे कमाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप इन मीन से डिविएट होके आप सीधा सीधा मतलब थोड़ा मतलब इनोवेटिव तरीके से या फिर थोड़े इलीगल तरीकों से पैसे कमाने लगोगे। तो सोसाइटी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो सोसाइटी जहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोमालिया का, है ना। जो सोमालिया है वहाँ पे अगर आप देखोगे कोई सरकार ही नहीं है, उस कंट्री को चलाते हैं वॉरलॉर्ड। इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में या किसी भी सोसाइटी में नॉर्म क्या होता है, पीस का होता है ना। पीस का नॉर्म होता है। तो क्या ये सेम नॉर्म हमको दिखता है कहाँ पे, बांग्लादेश में भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे क्या कहते हैं, सिविल वॉर हो रही है ना। लिटरली द सोसाइटीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लोग अब समाज के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पे अनोमी हो गई। और जहाँ पे अनोमी होगी, अब वहाँ पे आपको डिवियंस दिखेगी। कि अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश में ड्रग ड्रग ट्रेड जो है वो हाई हो चुकी है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो हैं वो टेरर आउटफिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे करके आप देख रहे हो ना कि कैसे जब समाज के नॉर्म्स हिल जाते हैं, तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीन्स को छोड़ के डिविएंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब मेरे को अगर इसका सिंपल एग्जांपल देना हो, तो जब मान के चलो लास्ट पीरियड है, ठीक है, लास्ट पीरियड होता था स्कूल के अंदर, और हमको पता है कि भाई अब हमको जाके ग्राउंड में गेम्स खेलने, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही बेल बजेगी तो क्या होगा, अनोमी छा जाएगी कि टीचर जो है अभी क्लास में ही बैठी हुई है, और हम भाग जाते थे, हम डिविएंट हो जाते थे, है ना। तो देख रहे हो वो बेल सिंबल है नॉर्मलेसनेस का, कि बेल बज गई इसका मतलब नॉर्म्स खत्म हो गए, वो क्लास खत्म हो गई, और तुम डिविएंट हो गए कि टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो, भाग गए। ठीक है, चलिए हमको अनोमी और डिविएंस का मतलब समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है डिविएंस का मतलब। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिपेंसी। जब डिस्क्रिपेंसी आ जाती है बिटवीन सोशली अप्रूव्ड गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशली अप्रूव्ड मीन्स टू अचीव देम, तो इससे क्या आ जाएगा, डिविएंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव हमको देखना है, वो क्या है, दरखाइम क्या जाता है कि ये जो डिविएंस है ये टेम्पररी है, या फिर जो अनोमी है ना, ये जो अनोमी है समाज में ये टेम्पररी है। मर्टन कहता है ये हमेशा है, ये हमेशा रहती है, एक डिग्री ऑफ अनोमी जो होती है वो हमेशा रहती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे मर्टन मर्टन ने ये एक पैराडाइम दिया है, ये मर्टन का पैराडाइम है डिविएंस का। अगर कभी भी यूपीएससी का सवाल आएगा तो ये लिखना है कि मर्टन्स पैराडाइम ऑफ डिविएंस।
तो मर्टन कहता है समाज के अंदर कुछ गोल्स होते हैं, ये हमने देखा है ना, जैसे कि पैसा कमाना, रिस्पेक्ट कमाना, है ना, बड़ा आदमी बनना। उसके कुछ मीन्स होते हैं कि पढ़ाई करना या यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब कर लेना, है ना, या फिर ऐसे सारे मीन्स होते हैं। अब मर्टन कहता है कि जब एक इंसान समाज के सही सिद्धांतों पे चलते हुए अपने गोल्स को एक्सेप्ट करता है तो वो एक कन्फॉर्मिस्ट होता है, और उसको हम कन्फॉर्मिटी कह देते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे लिखा है आईएएस एग्जाम फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन सोसाइटी। इसके बाद मर्टन ये कहता है कि कभी कभी एक इंसान जो होता है वो गोल्स को रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा कि मुझे गोल से मतलब नहीं है, मेरे को नहीं करना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि वेल्थ, है ना, जैसे कि वेल्थ हो गया, वेल्थ अचीव करना या स्टेटस अचीव करना, ये मेरा गोल है ना। ये तो समाज में गोल होता है ना, हर कोई इंसान स्टेटस वेल्थ एंड फेम चाहिए होता है, हर इसलिए तो हर कोई मतलब इंस्टाग्राम इधर उधर रील वील डाल रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेटस चाहिए, है ना, उन्हें फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन कुछ इंसान होते हैं वो कहते हैं ना, हमको नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट कर देते हैं इन गोल्स को। वो कहते हैं कि हमारा ये गोल ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम मीन्स को फिर भी फॉलो करते रहेंगे, कि मतलब वो रील वील डालते रहेंगे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उनका कोई गोल नहीं है कि मतलब मुझे बहुत फेमस होना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, रिचुअलिस्ट हो जाएंगे, कि वो बेसिकली एक बटन की तरह, रोबोट की तरह वो काम करते हैं। रील वाला एग्जांपल मत लिखना, दूसरा एग्जांपल दूंगा, कि वो बटन रोबोट की तरह काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो वो रिचुअलिस्ट हो चुके हैं। मैं इसका अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि हर दिन सुबह उठ के 5 बजे नहाता है ना, 5 बजे नहाता है, तो बचपन से आदत लगी, अभी भी नहा रहा है, तो उसका कोई गोल नहीं है, बस वो नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है, कि सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना है, पर कोई गोल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रिचुअलिज्म। ये रिचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? रिचुअलिज्म का एग्जाम्पल होगा अ गवर्नमेंट क्लर्क हु इज नियर रिटायरमेंट, ही नोज दैट ही विल नेवर गेट प्रमोशन, ही नाइदर उसको कोई वेल्थ मिलने वाली है, तो वो रूल्स का अंधा हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे कोई भी सरकारी बाबू के पास जो बूढ़ा होगा, वो कहेगा कि आपका ये फॉर्म मिसिंग है, मैं नहीं लूंगा, है ना। ऐसे करके आप उसे घूस दोगे, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि मेरे को, मुझे करप्शन दिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, पुलिस को पकड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, है ना। तो ये वो रूल्स का अंधा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे वेल्थ तो मिलेगी नहीं, और इन द सेम वे कि मतलब थोड़े से पैसे से मेरा कुछ होगा नहीं, ना ही मुझे प्रमोशन मिलेगी। तो एक ही तरीका है अपने स्टेटस को बरकरार रखने का, वो है कि मैं रूल्स का अंधा हो जाऊं, कि लोग मुझे एक अपराइट ऑफिसर माने, ठीक है, अ गवर्नमेंट क्लर्क नियर रिटायरमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो कुछ लोग होते हैं जो कि कह देते हैं कि गोल तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि अपने को अमीर तो बनना है, लेकिन मैं अपने अलग तरीके से बनूंगा। इस तरीके जो सरकार के, जो सरकार बोल रहा हूँ, जो समाज के तरीके हैं, मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो मतलब वो आदमी इनोवेटिव हो जाएगा, है ना। वो आदमी क्या हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ही विल स्टार्ट सेलिंग ड्रग्स, है ना, ही विल स्टार्ट सेलिंग ड्रग्स टू गेट रिच, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे इनोवेटर्स थे, ठीक है। तो इनोवेशन में आपका यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, सिंपल लिखना है, चीटिंग इन एग्जाम टू गेट अ डिग्री। तो ये हो जाएगा इनोवेशन, कि मीन्स तो यही है ना कि भाई जितना आता है उतना लिख। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने चीटिंग के एक मीन्स को फॉलो किया जो कि गलत था, लेकिन डिग्री तुमको चाहिए, तुम गोल तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि डिग्री होगी तो ही नौकरी होगी, नौकरी होगी तो छोकरी होगी, तो इसलिए तुम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। गोल तुम्हारा सही जा रहा है, लेकिन तरीके तुम्हारे गलत हैं। आगे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं, है ना, फाइनली क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे भैया अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना। वो एक गाना भी है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, दे रिजेक्ट द मीन्स, दे रिजेक्ट द गोल्स ऑल्सो। वो कहते हैं ना मुझे कोई गोल से मतलब है ना, ना ही मुझे अमीर होना है, ना ही मुझे इज्जत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। तो ये एक्सकेपिस्ट होते हैं, है ना। इनको हम कहते हैं रिट्रीट, कि मतलब वो पीछे हट चुके हैं समाज से, कि उनको अब समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा रिट्रीट का, क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, बेगर्स, और इसी के साथ साथ जो बाबा लोग होते हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं ना, उनको ना इज्जत चाहिए ना कुछ चाहिए, है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रिट्रीटिस्ट होंगे, जिन्होंने समाज के जो गोल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उन सबको रिजेक्ट कर दिया है, और मीम्स को भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं समाज में नया गोल भी स्थापित करूंगा और नए मीम्स लेकर आऊंगा। तो ये समाज में क्या करेंगे, रेबेलियन करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा कि न्यू गोल क्या है,
एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या डेमोक्रेसी। न्यू मीन्स क्या होंगे इनको लेने के लिए? रेवोल्यूशन। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कि ये क्या होंगे, ये रेबिलियनिस्ट होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नक्सल्स इन इंडिया, है ना। इसमें अगर आप देखोगे न्यू गोल क्या है? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इंडिया बनाने का। मीन्स क्या है? वायलेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी कहते थे कि ये हमको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए। मीन्स क्या होगा? वायलेंस। खालिस्तान मूवमेंट, ये भी यही है। ये भी तो रेबेलियन ही तो था ना, कि ये लोग कह रहे थे कि एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। मीन्स भी क्या था? वायलेंस था। वैसे ही उल्फा आसाम में है, खालिस्तान फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नक्सलिज्म। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना है, ये हर कोई बताता है। एवरीबडी राइट्स दिस, बट दिस नो बडी राइट्स। इफ़ यू राइट दिस, यू आर गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये है बेसिकली मर्टन की थ्योरी ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड डिवियंस। वो इंसान जो समाज के सोशली एक्सेप्टेड गोल्स को फॉलो करते हैं थ्रू सोशली अप्रूव्ड मीन्स, वो सारे के सारे कन्फॉर्मिस्ट हैं। जो इनमें से एक को भी फॉलो नहीं करते, वो क्या हो जाते हैं? जब इनके अंदर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो इनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, उसको एक्ट, उस चीज़ को डिवियंस कहते हैं। और जिनमें आ जाती है वो क्या हो जाते हैं? डिविएंट। ठीक है। बस यही थ्योरी थी, कितनी सिंपल थी, है ना। कन्फॉर्मिटी, रिचुअलिज्म, इनोवेशन, रिट्रीटिज्म एंड रेबेलियन। ये इसको 3-4 बार बनाना, जीवन भर याद हो जाएगा। जो अगला टॉपिक हमको करना है दैट इज़ रेफरेंस ग्रुप। इसको भी बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं भाई। पहले तुम कॉलेज में थे, है ना। पहले तुम कॉलेज में थे, अपने दोस्तों के साथ थे। तुम में से मेजॉरिटी ऑफ तुम्हारे जो मेजॉरिटी दोस्त होंगे वो अब जॉब कर रहे होंगे। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मैं तो यूपीएससी करूँगा। ठीक है, मैं यूपीएससी करूँगा। अब तुम बन गए एस्पिरेंट। तुम बन गए अब एस्पिरेंट। और वो बन गए, मान लीजिए कि कॉरपोरेट में काम करते हैं ना, तो वो वर्कर्स बन गए। तो अब क्या होगा कि तुम्हारे जो दोस्त होंगे उनके अंदर जो मेन वैल्यू होगी वो किस चीज़ की होगी? दोस्तों के अंदर मनी की वैल्यू होगी। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की, जो मेरे पैसे आए हैं मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पे ट्रिप्स की बात होगी कि सैटरडे संडे जब छुट्टी होगी तो कहाँ जाना है ना। ऐसी सारी बातें होंगी। लेकिन तुम्हारे लिए वैल्यू किसकी होगी? हार्ड वर्क की, कि भाई मैं पढ़ूँ, है ना। तो हार्ड वर्क की वैल्यू होगी तुम्हारे अंदर, राइट। मनी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी तुम्हारे अंदर, हार्डवर्क की ज़्यादा वैल्यू होगी तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रिप की बात करते हैं, तुम करंट अफेयर के बारे में सोचोगे। तुम सोचोगे कि मैं जीके कहाँ से करूँ, मैं ऑप्शनल कैसे पढूं, है ना। ऐसी बातें होंगी। तुम देख रहे हो कि दोनों साथ में चले थे, एक चले गए जॉब में और एक चले गए यूपीएससी में। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली तुम्हारा क्या, जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरा सोशल सर्कल चेंज हो गया। मटन कहता है कि उसी को मटन क्या कहेगा कि तुम्हारे मेंबरशिप ग्रुप चेंज हो गए। कि पहले तुम एक ग्रुप के मेंबर थे जिसका नाम था कॉलेज स्टूडेंट्स, लेकिन अब तू एक ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम है एस्पिरेंट का ग्रुप। ऐसे ही तेरे दोस्त क्या है? वो है वर्कर करके एक ग्रुप होगा, या फिर आप कह लो कि एम्प्लॉय, है ना। तो एम्प्लॉयज करके एक ग्रुप है, वो उसके पार्ट हो गए। अब मान लो कि तू अपने पुराने दोस्तों के साथ हैंग आउट करेगा, तुझे अजीब लगेगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन वहीं तू दूसरे एस्पिरेंट के साथ, A1 अगर A2 के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसको लगेगा वाह यार, काफ़ी प्रोडक्टिव बातें हुई, करंट अफेयर की बातें होगी। लेकिन अगर एस्पिरेंट 1 एम्प्लॉय 1 के साथ बैठेगा, जो कि उसके कॉलेज का फ्रेंड था, उसको लगेगा यार क्या टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है। तो इसीलिए रेफरेंस ग्रुप का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं मर्टन का, तो मर्टन कहता है ह्यूमंस लिव इन ग्रुप्स, द ग्रुप वी आर पार्ट ऑफ इज आर मेंबरशिप ग्रुप। तो अब क्या हुआ है कि ये जो A1 A2 जब बातें कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, नज़ारे बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम मेंबरशिप ग्रुप, जो कि है एस्पिरेंट का ग्रुप। ठीक है, जो कि है एस्पिरेंट का ग्रुप। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सेम ग्रुप के पार्ट नहीं है, तो क्या हो गया है? दी तुम दोनों के वैल्यूज चेंज हो गए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि वैल्यू मनी की है, यहाँ पे वैल्यू हार्डवर्क की है। तो क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ह्यूमंस लिव इन अ ग्रुप, द ग्रुप वी आर पार्ट ऑफ इज आर मेंबरशिप ग्रुप। एवरी ग्रुप हैज सम नॉर्म्स एंड वैल्यूज, दे प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ सोशल क्लोजर। सोशल क्लोजर का मतलब क्या होता है? कि आपको पता होता है कि कौन हमारे ग्रुप का पार्ट है, कौन नहीं है। मान लो कोई लड़का है जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, डांस की रील्स बनाता है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ वो जॉब भी जाता है और सैटरडे संडे को लाइब्रेरी में आके पढ़ेगा। क्या तो उसे एस्पिरेंट बोलेगा? तो बोलेगा हट, ये तो सूडो सा है, ये एस्पिरेंट थोड़ी हुआ, है ना। तो ऐसे करके कि आपको पता है कि कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन एस्पिरेंट है, कौन नहीं है। इन द सेम वे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होती है। जैसे कोई एस्पिरेंट मिल गया तो बोलेगा मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा तुम भी एस्पिरेंट हो? मैं भी भाई, है ना। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, बहुत ही बढ़िया भाई। कहाँ से कितने कितने अटेम्प्ट हो गए, कौन कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। समझ में आया? चलिए,
तो आपको मेंबरशिप ग्रुप समझ में आया, तो इससे हमको एक और चीज़ समझ में आई कि आर एसोसिएशन एंड अफिलिएशन टू वेरियस ग्रुप्स, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर्स बनते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं। इन द सेम वे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप हमको मिलती है और हम उसे कभी नहीं छोड़ते, जैसे रिलीजन का ग्रुप हो गया, कास्ट का ग्रुप हो गया, है ना, ऐसे करके। अब एक और टॉपिक हमको देखना है जो कि है रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, अब भाई अगर एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक आईएएस की तरह बिहेव करेगा, है ना। जैसे मान लो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो एक एस्पिरेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक आईएएस की तरह बिहेव करेगा। आईएएस की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले वो गाने सुनता था तो वो क्लासिकल म्यूजिक सुनने लगेगा, है ना, ऐसे भी नमूने होते हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए कि वो आरएस टीवी पर राज्यसभा के डिबेट सुनने बैठ रहा है। फिर इसके बाद वो इंटेलेक्चुअल, जो इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनके बेसिकली पॉडकास्ट सुन रहा है। ठीक है, इंडिया उनके पॉडकास्ट सुन रहा है, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, और मे भी मान लो, है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें वो करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये सब लोग आईएएस करते हैं। लेकिन क्या वो आईएएस है? नहीं है ना। लेकिन इन द सेम वे एक दूसरा यूपीएससी एस्पिरेंट है जो कि ये देखता है कि भाई मेरा बगल वाला दिन के 8 घंटे पढ़ता है, मैं भी पढ़ूंगा। भाई वो द हिंदू पढ़ता है, मैं भी पढ़ूंगा, है ना। इन द सेम वे मान लीजिए कि वो कहता है कि ये ऑप्शनल अभी कर रहा है तो मैं भी अभी ऑप्शनल करूंगा, है ना। तुम देख रहे हो, एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को देखकर अपने अपने जो क्या कहते हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है कि भाई मैं किस लेवल पे पहुंचा, है ना। तो इस एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट का ग्रुप है वो क्या है, उसका रेफरेंस ग्रुप है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? एन इंडिविजुअल जज देयर स्टेटस, बिहेवियर एंड एस्पिरेशन इन रिलेशन टू दिस ग्रुप विच मेक्स इट अ रेफरेंस ग्रुप। कि भाई मैं किसके रेफरेंस के हिसाब से अपने काम को, अपने कर्मों को देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एस्पिरेंट हूँ और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरे दिन बैठ के मैं बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, कि बेस्ट जो आईएमडीबी में टॉप रेटेड मूवीज है मैं वो देख रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरे को अंदर से गिल्ट आने लगेगा। अगर मैं मेरा रेफरेंस ग्रुप अगर एस्पिरेंट का है तो मुझे गिल्ट आने लगा कि भाई मेरा कंपटीशन 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मूवी देख रहा हूँ, द हिंदू भी नहीं पढ़ा, ऑप्शनल भी नहीं करा, है ना। तो ऐसे करके तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्टिविटी को अपने ग्रुप के हिसाब से जब रेफरेंस करा, है ना, तो क्या होगा, वो मेरा रेफरेंस ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, तो ये हो गया रेफरेंस ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम वापस इस तरफ आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, क्या कहा था, कि भाई एक कुछ लोग होते हैं वो आईएएस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं आईएएस बनने से पहले, है ना। तो क्या वो एक आईएएस के ग्रुप का पार्ट है? आईएएस के ग्रुप का पार्ट है? नहीं है। लेकिन भाई वो अपनी एक्टिविटीज़ को एक आईएएस की एक्टिविटीज से तो असेस कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, वो बाबा है नहीं, वो अभी भी संन्यास उसने लिया नहीं है, लेकिन बाबा जैसी हरकतें करने लगे, दाढ़ी नहीं काटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए खाना सात्विक ही खाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी बाबा है नहीं, वो उस बाबा ग्रुप का पार्ट नहीं है, लेकिन वो उसकी तरह एक्टिविटी कर रहा है क्योंकि वो अपने एक्शंस को उस ग्रुप के रेफरेंस से अपने बिहेवियर और अपने एक्शंस को उस ग्रुप के हिसाब से असेस कर रहा है। दैट इज वाई वी से दैट रेफरेंस ग्रुप इज कैन रेफरेंस ग्रुप का वी मे और मे नॉट बी मेंबर। समझ गए? वी मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी हो जो कि कास्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ना, तो मान लीजिए कि उसको नहीं, अनटचेबिलिटी उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि उसकी कास्ट वाले वहाँ पर है तो वो भी अनटचेबिलिटी करने लगेगा। इसका बहुत अच्छा एक स्टडी हुई थी जहाँ पे ये देखा था कि एक इंडिविजुअल जब वो अर्बन एरियाज में रहता है तो वो हर किसी के साथ उठ बैठ रहा है, लेकिन जैसे ही वो विलेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सडनली मतलब कास्ट में मानने लगेगा। सडनली कास्ट मतलब सडनली उसको याद आ जाएगा कि वो अपर कास्ट है। लेकिन जब वो अर्बन एरियाज में तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि समोसे बनाने वाला, कचौड़ी तलने वाला या पानी पूरी देने वाले की कास्ट क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका जो रेफरेंस ग्रुप है वो क्या है, अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के जो मेंबर्स हैं, जो कि उसके आसपास रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके विलेजर उसके मेंबर है, तो वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, विलेजर की तरह हो जाएगा। समझ में आया? ये एग्जाम्पल लिखना, नंबर ही नंबर मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अब बेसिकली एक और चीज़ होती है, मान लीजिए कि हम सबको आईएएस बनना है, बात तो सही है ना।
स्पेशली जब इंटरव्यू पास में आता है तो हम थोड़े के थोड़े ऐसे होने लगते हैं ना, थोड़ा स्टेबल बिहेव करने लगते हैं। हम थोड़े से चुप होना शुरू कर देते हैं कि भाई हम सामने वाले को सुने। अगर सामने वाले को नहीं सुनेंगे तो इंटरव्यू में वो कुछ पूछेगा, मैं कुछ बोलूँगा, है ना। इन द सेम वे हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। चाहे हम कितने भी ज़्यादा रिलीजन बायस्ड हो या फिर हम कास्ट बायस्ड हो, हम एक सेक्युलर जामा पहन के जाना चाहते हैं, है ना। हम दिखाना चाहते हैं कि भाई कास्ट वास्ट तो बेकार चीज़ है ना। हम दिखाना चाहते हैं कि हम तो एल्ट्रुइस्ट हैं, है ना। हमको थोड़ी ना ये सर्विस करनी है स्टेटस के लिए, हम तो पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं। ऐसे सारे ढोंग आडंबर करने लगते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एंट्री टू द ग्रुप, जो कि है आईएएस, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द एंट्री टू द ग्रुप ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, जो कि आईएएस, द इंडिविजुअल अडॉप्ट द वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रेफरेंस ग्रुप, कि आईएएस की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन समझ में आया। मर्टन का अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो रेफरेंस ग्रुप से लेके यहाँ तक बात को खींचनी है कि मैं आईएएस की तरह बिहेव करने लग रहा हूँ। दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मर्टन कहता है कि अगर सक्सेस नहीं मिले, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो ही बिकम्स अ मार्जिनल मैन। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर तो आईएएस वाला है, लेकिन उसके फ्रेंड, है ना, उसका बिहेवियर कौन सा है? उसका बिहेवियर आईएएस वाला है, लेकिन उसके फ्रेंड है कॉरपोरेट वाले, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। जब उनकी सारी अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है टू एडजस्ट बैक इन टू द सोसाइटी आफ्टर 6 to 7 to 8 years ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होंगे, वो टीचर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर बनने में एक सर्टेनिटी मिल जाती है कि मतलब अभी भी आप उन्हीं एस्पिरेंट के आसपास हो जो कि आपकी तरह सोचते हैं या आपके जैसे थे, तो आपको एक सर्टेनिटी दिखती है। इसलिए बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट आफ्टर 7 8 years दे बिकम टीचर्स। ठीक है, फिर टीचर बनेंगे, फिर कोई कोर्स कर लेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, है ना। या फिर जर्नलिज्म में चले जाएंगे जहाँ पे हर दिन पॉलिटी इकोनॉमी डिस्कस हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आर के मर्टन। इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वी मीट वी आर गोइंग टू सी ऑफ कोर्स हमारे टैलकट पार्सन्स।